सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मीना मंच के विषय में पढ़ेंगे। मीना मंच क्या होता है और यह किस लिए कार्य करता है या किस लिए मीना मंच की स्थापना हुई है, इन सभी के विषय में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसमें विद्यालय में कितने प्रकार के अभिलेख होते हैं, विद्यालय में कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक समय में प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, आग आदि घटनाएं बढ़ने लगी हैं। भारत सरकार की आपदा संबंधी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस या नेशनल क्लैमिटी डिफिसिट डे मनाने की घोषणा की है। दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भारत सरकार है, इनके द्वारा प्रत्येक साल 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में 29 अक्टूबर को मनाने की बात कही गई है। तो आपको याद रखना है कि जो आपदाएं होती हैं यह कभी भी आ सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। जैसे हम कुछ प्राकृतिक आपदाओं को मान सकते हैं कि जैसे अब बारिश के मौसम में बाढ़ आती है, बाढ़ निचले इलाकों में आती है, तो इनको हम कम कर सकते हैं। जो निचले इलाकों में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको हम उनके घरों को खाली करा करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन भूकंप कभी भी आ सकता है, भूस्खलन कभी भी हो सकता है। भूस्खलन का मतलब है जो पहाड़ कभी कभी टूट करके सड़कों पर आके गिर जाते हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड हुआ। ऐसी जगहों पर अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो पर्वत होते हैं उन्हीं को काट करके सड़कें बनाई गई होती हैं और उन सड़कों पर अक्सर मलबा गिर जाता है या भूस्खलन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, चाहे भूकंप हो, भूस्खलन हो, चक्रवात हो, ये कभी भी आ सकते हैं। आग कभी भी लग सकती है, खासकर जंगल में। तो इस तरीके से आप देखते हैं, अगर किसी जंगल में आग लग गई है तो उसको बुझाने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ, चक्रवात हुआ, इसके विषय में हमें बच्चों को जानकारी देनी है कि कभी अचानक से स्कूल में अगर भूकंप आ गया तो हमें कैसे बचाव करना है, या भूस्खलन हो गया तो हमें कैसे बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना है। और इसके लिए एक टीम होनी चाहिए विद्यालय में, और इसी के विषय में हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यही है डिजास्टर मैनेजमेंट, कैसे हम इन घटनाओं से बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं और इसकी जानकारी हमें खुद कितनी है, एज ए टीचर हम कितना जानते हैं, इन आपदाओं को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में ये पूरा यहाँ पर बताया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट में। देखिए, ऑकरेंट के अनुसार यहाँ पर उनका एक कथन है। ऑकरेंट का उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि संकट प्राकृतिक और मानव जनित घटनाएं हैं जो जीवन और धन को हानि पहुंचाने के लिए अचानक तथा तेजी से घटित होती हैं। इन घटनाओं की भविष्यवाणी प्रायः नहीं की जा सकती है। यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, या फिर जो मानव जनित घटनाएं होती हैं उनकी भी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे, जिसकी वजह से वहां पर अभी भी बच्चे जो पैदा होते हैं वो लूले लंगड़े पैदा होते हैं, क्योंकि वहां पर वो जो परमाणु बम फेंका गया था उसका असर अभी तक है, अभी तक वहां पर उसका असर है। तो ये प्रकृति ने तो परमाणु बम बनाया नहीं। भूस्खलन मान लीजिए, भूकंप, चक्रवात, ये सब तो प्रकृति की वजह से आते हैं। लेकिन जो परमाणु बम है ये तो प्रकृति ने नहीं बनाना, ये तो मानव ने बनाया ना। तो जो आपदाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपदाएं होती हैं इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला मानव जनित आपदाएं और दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं। तो मानव जनित आपदाओं में अभी मैंने आपको हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों घटनाएं बताई जापान की, और भोपाल गैस त्रासदी ये तो अपने ही देश में हुई थी और ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई थी। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। और
चेरनोबिल दुर्घटना भी हो चुकी है हमारे देश में। तो ये भोपाल गैस त्रासदी याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से, गैस के रिसाव की वजह से हुई थी और ये बहुत खतरनाक घटना थी 1984 में। और दोस्तों प्राकृतिक घटनाओं में तो अंतर्जात और बहिर्जात का मतलब है जो पृथ्वी के अंदर घटित होती है, जैसे कि पृथ्वी के अंदर से ही इनकी शुरुआत होती है, जैसे कि भूकंप हुए, भूस्खलन हुए, समुद्री तूफान, ये सब पृथ्वी के अंदर से इनकी शुरुआत होती है। और जो बहिर्जात होते हैं जैसे कि बाढ़ हुआ, सुनामी हुई, हिमस्खलन हुआ, चक्रवात, शीतकालीन तूफान, जंगल की आग, भूस्खलन, ये सब बहिर्जात यानी कि ये इनको हम क्या करते हैं अपनी ऊपरी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होते हुए देखते हैं। लेकिन जो भूकंप है और भूस्खलन है ये सब पृथ्वी की आंतरिक हलचल से होते हैं। तो जो आंतरिक हलचल से होते हैं उन्हें हम अंतर्जात कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी स्थल पर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहिर्जात आपदाएं कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, मानव जनित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं को फिर 2 भागों में बांटा गया है, पृथ्वी के अंदर घटित होने वाली और पृथ्वी के बाहर घटित होने वाली। ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट। प्रत्यक्ष प्रभाव वे प्रभाव होते हैं जो घटना के तुरंत बाद होते हैं, जैसे कि मृत्यु या संपत्ति की हानि। कहीं पर भी अगर किसी बड़े शहर में भूकंप आता है तो बिल्डिंग्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, गिर जाती हैं, इससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। बिल्डिंग, उनमें जो सामान होते हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं, सब बेकार हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले हम जान की ही बात करेंगे, तो जान और माल दोनों की हानि होती है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रभाव है यानी कि अगर भूकंप आया है, भूकंप से होने वाली जो हानि है उसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं कि कितना अधिक नुकसान हो गया, सड़कें टूट गई हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों की जान चली गई है। तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव, इसको हम देख लेते हैं तुरंत। लेकिन जो अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है यानी कि दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष प्रभाव, इनडायरेक्ट इफेक्ट, यह वे प्रभाव होते हैं जो घटना के बहुत बाद में प्रकट होते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष प्रभाव किसके अंदर आते हैं, ये ऐसे प्रभाव होते हैं जो तुरंत नहीं दिखते हैं लेकिन बाद में दिखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों चलिए हम आगे देखते हैं, विद्यालय आपदा प्रबंधन किट। यानी कि विद्यालय में अगर कोई भी आपदा आती है तो क्या क्या सामान हमारे पास होना चाहिए। स्ट्रेचर होना चाहिए, यह इसलिए होना चाहिए कि किसी के भी हाथ पैर में चोट लग गई है, वो चल नहीं पा रहा, तो उसको स्ट्रेचर की मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाएंगे। सीढ़ियों की जरूरत होती है, अगर बाढ़ आ गई है तो बहुत जरूरत होती है। मोटी रस्सियों की भी जरूरत होती है, टॉर्च, प्रथम उपचार बक्सा या फर्स्ट एड बॉक्स इसे हम कहते हैं। अस्थायी शरण व्यवस्था या तंबू या तिरपाल होना चाहिए, यानी कि टेंट होना चाहिए हमारे पास। रेत की बाल्टियां होनी चाहिए। रेत की बाल्टियां इसलिए कि मान लीजिए अचानक आग लग गई है तो हम जल्दी जल्दी क्या करें, उस आग को बुझा पाए रेत की मदद से। इसके अलावा आग बुझाने वाली जो मशीन होती है वह भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इतने सारे किट होने चाहिए विद्यालय में, कोई भी आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए। अब इसके बाद देखिए, आपदा से निपटने के लिए हम एक टीम बना सकते हैं। तो विद्यालय में निम्नलिखित टीम या कार्यबल बनाए जाएंगे। तो पहला है जागरूकता सृजन, चेतावनी तथा सूचना प्रचार प्रसार टीम। दूसरा है सुरक्षित निकास टीम। तीसरा है खोज तथा बचाव टीम, यानी कि अगर कोई गायब हो गया है तो उसे हमें खोजना है और उसे बचाना भी है। तो इस टीम के जो सदस्य होंगे वो केवल अध्यापक होंगे। अग्नि सुरक्षा टीम, प्रथम उपचार टीम, स्थल सुरक्षा टीम और बस सुरक्षा टीम। अगर बस है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए तो उसके लिए भी एक टीम का गठन होगा। तो ये जो टीमें बनाई जाती है या किसी भी प्रकार की आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, सभी के लिए कारगर हो, इसीलिए इस प्रकार की टीम स्कूलों में बनाई जाती है ताकि बच्चों को इनके बारे में पहले से जानकारी दी जाए स्कूलों में, कि बच्चे इस प्रकार की आपदाओं से आसानी से शिक्षक और बच्चे मिलकर के इनसे पार पा ले। तो इस तरीके से आपदाएं क्या होती हैं, आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं। इनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, मानवजनित आपदाएं और प्राकृतिक। मानवजनित का मतलब जिसे मानव ने खुद सृजित किया है, जैसे कि परमाणु बम हुआ, भोपाल गैस त्रासदी, ये मानव की गलती की वजह से ही हुई थी। चेरनोबिल घटना, यह भी मानव की गलती से हुई थी। तो जो मानवजनित आपदाएं होती हैं यह क्या होती हैं, यह मानव के द्वारा ही निर्मित की गई होती हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं यह प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई होती हैं। और प्राकृतिक आपदाओं को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, अंतर्जात और बहिर्जात। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीना मंच के विषय में। दोस्तों मीना मंच
क्या है इसका परिचय हम जानेंगे, मीना प्रेरक कौन कौन बनाए जाते हैं और मीना मंच किस लिए उपयोगी है। दोस्तों, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियां भी लड़कों के बराबर ही पढ़ाई करके वह भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इसी को देखते हुए मीना मंच की शुरुआत की गई और मीना मंच में मुख्यतः लड़कियां और महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं और मीना मंच के द्वारा लड़कियों के स्वास्थ्य से लेकर के लड़कियों को बहुत सारी स्किल सिखाना, यानी कि सिलाई, कढ़ाई, जो बड़ी लड़कियां हैं जैसे जो क्लास 6 टू 8th की हैं, क्योंकि परिषदीय विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर तो ये नहीं सिखा सकते हम, लेकिन प्राथमिक से ऊपर लड़कियों को ये सब चीजें हम सिखा सकते हैं और उन्हें बहुत सारी स्किल सिखाना जिससे वो आत्मनिर्भर बन पाएँ, अपना खुद का रोजगार सृजित कर पाएँ। तो दोस्तों, मीना मंच जो है ये लड़कियों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है इसके माध्यम से कि वो अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर पाएँ, अपने आस-पास के लोगों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर पाएँ। क्योंकि पहले के टाइम में इतना आज़ादी नहीं थी लड़कियों की पढ़ाई का, लोग कम लड़कियों के पढ़ाई को उतना महत्व नहीं देते थे। लेकिन आज काफ़ी हद तक ये सिचुएशन अब कम हो चुकी है, क्योंकि अब लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है, लड़की-लड़का एक समान और सभी की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि मीना मंच के थ्रू ही ये बताया जाता है। मीना एक काल्पनिक कैरेक्टर है। तो दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत देश के कई राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। मीना को केंद्रीय पात्र बनाकर कई कहानियों तथा फिल्मों की रचना भी की गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो मीना कैरेक्टर है वह मीना एक ऐसी लड़की है, उस काल्पनिक पात्र है, लेकिन उसको ऐसा बनाया गया है कि वह सभी लोगों को, सभी लड़कियों को पढ़ाई के लिए जागरूक करती है। उसके माता-पिता, उसके दादी-बाबा, उसके घर में सभी लोग पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं उसको और वह क्या करती है, अपने आस-पास की लड़कियों को भी जागरूक करती है, यानी कि जो लड़कियां घर पर रहती हैं, अपने छोटे भाई-बहनों को संभालती हैं। मीना जाती है और उनसे क्या कहती है, उनसे कहती है कि तुम भी स्कूल चलो। तो वो बच्चे क्या कहते हैं, वो छोटी लड़कियां कहती हैं कि हमारे खुद छोटे भाई बहन हैं और माता पिता चले जाते हैं खेतों में काम करने, तो हम विद्यालय कैसे आए, हमें घर भी देखना होता है और अपने भाई बहनों की भी देखभाल करनी होती है, छोटे भाई बहनों की। तो मीना वहां पर कहती है कि चलो स्कूल, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे स्कूल में और जो छोटे भाई बहन है वो रहेंगे आंगनवाड़ी में। तो इसीलिए प्राइमरी विद्यालयों के बगल में या प्राइमरी विद्यालयों के कैंपस में ही आप देखते हो कि आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में जाएं और जो उससे थोड़े से बड़े हैं, 6 साल से ऊपर के हैं, वो सब प्राइमरी विद्यालयों में जाएं। तो मीना जो कैरेक्टर है वो किसी लड़की को इस तरीके से बताती है कि तुम भी स्कूल चलो। तो उसकी दादी रहती है उसके पास में, तो वो कहती है कि पढ़ाई बेटियों का असली गहना है। तो ये जो पढ़ाई बेटियों का असली गहना है ये वाकई सच है, क्योंकि पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ एक घर नहीं, 2-2 घरों को रोशन करती है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो मीना मंच है इसकी स्थापना इसीलिए की गई कि इससे लड़कियों की पढ़ाई को, लड़कियों की शिक्षा को, लड़कियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले और जो समाज में बुराइयां हैं जैसे कि दहेज है या और भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। तो इन सब चीजों को, इन बुराइयों को कैसे समाज से खत्म किया जाए, इन सब के बारे में मीना मंच में बताया गया है। अब देखिए मीना मंच परिचय। यूनिसेफ, यह यूनिसेफ की पहल थी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। दोस्तों, ये जो यूनिसेफ है यह बच्चों के लिए यह संस्था काम करती है और उनके वेलफेयर के लिए, यानी कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसी के लिए यूनिसेफ संस्था काम करती है। और इसी की मदद से, इसी की परिकल्पना से मीना एक कार्टून चरित्र है और इसकी शुरुआत 1990 में की गई। यानी कि यूनिसेफ की मदद से मीना मंच की शुरुआत हुई और कब हुई? 1990 में, 1990 में हुई और 1998 में उच्च प्राथमिक स्तर पर यह लागू हुआ। 24 सितंबर 1998 में यह उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8, कक्षा 6 से 8 में मीना मंच की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1998 में उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच की शुरुआत हुई। इसके बाद देखिए 2002 में इसका क्रियान्वयन, 2007 में यह प्रभावी हुआ, 2009 में मीना की दुनिया की संकल्पना की गई। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं
कि मीना मंच, ये जो मीना मंच आप लोग देख रहे हो, इस पर जब आप टीचर बनोगे तो आप लोगों की ट्रेनिंग भी होगी। मीना मंच की ट्रेनिंग हर साल होती है, कभी-कभी गैप भी हो जाता है। तो जो मीना मंच की ट्रेनिंग है, यह इसीलिए हम लोगों को दी जाती है कि हम लोग भी इसके बारे में जा करके लड़कियों को जागरूक करें और मीना मंच के माध्यम से हम बैठक भी करें, लड़कियों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करें, उनके माता-पिता को भी जागरूक करें, ठीक है? अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 2010 में उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू हुआ और 2013 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी यह लागू हुआ। तो 2013 में जा करके यह प्राथमिक में यानी कि प्राइमरी में भी हुआ और उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी यह लागू हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि ये जो मीना मंच की संकल्पना है, ये सभी डेट्स को आपको याद रखना जरूरी है। अब इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में मीना अभियान, तो देखिए डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा विशेष प्रयोजन से प्रारंभ किया गया कौन? उत्तर प्रदेश में मीना मंच अभियान। अब देखिए मीना मंच के उद्देश्य क्या-क्या हैं? तो बालिकाओं की बुनियादी शिक्षा सुदृढ़ करने के लिए एनपीईजीईएल यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल चलाया जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एनपीईजीईएल के बारे में आप लोगों को पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ाया भी है कि यह लड़कियों को कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो लड़कियां हैं, इन लड़कियों को स्किल डेवलप करने में मदद करती है। यानी कि सेम इस संस्था का एनपीईजीईएल जो ये प्रोग्राम बनाया गया, ये स्पेशली लड़कियों की शिक्षा के लिए और लड़कियों को कुछ स्किल सिखाने के लिए, सिलाई, कढ़ाई या कुछ अलग चीजें सिखाने के लिए, उनके अंदर कुछ अलग स्किल डेवलप हो सके ताकि वे आगे चल करके अपना कुछ रोजगार कर सके। इसी के लिए बालिकाओं की बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ही एनपीईजीईएल योजना चलाई गई और इसी योजना के अंतर्गत मीना मंच योजना का संचालन भी हो रहा है। तो याद रखिएगा कि मीना मंच योजना का जो संचालन हो रहा है, मीना मंच का संचालन एनपीईजीईएल प्रोग्राम के तहत ही हो रहा है और एनपीईजीईएल जो प्रोग्राम है ये स्पेशली 1 से 8 तक की लड़कियों के लिए बनाया गया है और इसमें गर्ल्स को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार भी सिखाया जाता है, यानी कि रोजगार, कोई ना कोई रोजगार करना भी सिखाया जाता है। अब देखिए इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, तो चलिए देखते हैं। जो मीना मंच के उद्देश्य हैं उसमें जो प्रमुख है वो है बालिका शिक्षा पर जोर देना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पढ़ाई बेटियों का असली गहना है। तो मीना एक काल्पनिक पात्र है और मीना के पास एक तोता होता है। तो मीना जो भी बातें बोलती है या उसके घर में जो भी कोई बातें बोलता है, तोता क्या करता है, उसको रिपीट करता है। तो ये चूंकि अब कार्टून्स की दुनिया इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, बच्चे इतने सारे कार्टून देखने लगे हैं, तो मीना और मीना का तोता, अब तो सारी चीजें कहीं ना कहीं धीरे-धीरे पीछे छूट जा रही हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि मीना मंच बहुत अच्छा मंच है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बालिकाओं की शिक्षा में काफी हद तक बदलाव हुआ है और बेहतर हुई है आज के समय में बालिकाओं की शिक्षा। समान अवसर उपलब्ध कराना यानी कि लिंग भेद मिटाना, बिल्कुल इसीलिए इस मीना मंच की स्थापना ही हुई है। इसके बाद देखिए बच्चों व महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक बनाना, इसके अलावा सृजन, लेखन एवं चित्रकारिता, पेंटिंग कौशल को विकसित करना, यानी कि लड़कियों के अंदर सृजनशीलता, लिखने का गुण, पेंटिंग करने का, चित्रकारिता करने का कौशल विकसित करना, ये सब प्रमुख उद्देश्य हैं मीना मंच के। अब देखिए इसकी कार्यकारिणी की जो समिति होती है मीना मंच की, इसमें 5 सदस्यों की जो कार्यकारिणी समिति होती है, इसमें देखिए अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए मीना सुगमकर्ता या मीना प्रेरक कौन होती हैं? तो मीना मंच को सुविधा या संसाधन युक्त बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में महिला अध्यापिका को मीना सुगमकर्ता के रूप में नामित किया जाता है। यानी कि स्कूल में जो भी महिला अध्यापक होती हैं, और एक चीज आपको मैं और बता दूं कि जो ये ट्रेनिंग होती है मीना मंच की, इसमें किसी भी विद्यालय से एक महिला टीचर को ही बुलाया जाता है मीना मंच की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यह जो मीना सुगमकर्ता या मीना प्रेरक होती हैं, मीना सुगमकर्ता को 3 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इसी प्रशिक्षण की मैं बात कर रही हूँ कि 3 दिन का प्रशिक्षण हम लोग को भी दिया गया था, स्पेशली इसी मीना मंच के लिए, मीना प्रेरक के लिए ही। और फिर जा करके इसको हमने गांव में भी लोगों को इसके बारे में जागरूक किया, मीना मंच के बारे में बताया। अब इसकी मीटिंग भी होने लगी है विद्यालयों में। तो इस तरीके से देखिए
यह विद्यालय स्तर पर मीना मंच को सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। तो दोस्तों मीना मंच ये बहुत अच्छा मंच है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं लड़कियां भी जागरूक होती हैं, लड़कियों की माताएं भी जागरूक होती हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए। अब इसके बाद देखिए मीना प्रेरक। तो मीना प्रेरक मीना मंच की गतिविधियों एवं मंच के वार्ताकारों के अभिलेखीकरण हेतु मीना प्रेरक होती है। यानी कि कोई भी जो गतिविधि हो रही है उसके बारे में लिख करके रखना, या क्या क्या हमने आज की इस गतिविधि में या जो मीना मंच द्वारा जो बैठक आयोजित की गई इसमें क्या क्या चीजें लड़कियों को सिखाया गया, या क्या क्या लोगों ने कौन कौन सी बातें बताई, तो उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो यह काम मीना प्रेरक करती हैं। और देखिए सामान्य सभा की बैठक में इनको चयनित किया जाता है मीना प्रेरक को, और नेतृत्व गुण वाली किशोरी चुनी जाती है। यानी कि एक लड़की को ही चुनना होता है हमें मीना प्रेरक के रूप में, और वह ऐसी होनी चाहिए जो लोगों का नेतृत्व कर पाए, यानी कि 4 लोगों के समूह में अच्छे से वो अपनी बातों को रख पाए, और लड़कियों की शिक्षा के प्रति भी वो किशोरी गंभीर हो। अब इसके बाद दोस्तों देखिए मीना मंच के द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, यही उद्देश्य भी है और यही इतनी गतिविधियां मीना मंच के माध्यम से हमें करानी होती हैं लड़कियों के लिए। तो छात्र छात्राओं की उपस्थिति विद्यालय में होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक घर से अगर बच्चे आ रहे हैं स्कूल में पढ़ने तो केवल लड़कियां ही आ रही हों, लड़के भी आ रहे होंगे, तो दोनों की उपस्थिति स्कूल में बराबर हो। इसके बाद विद्यालय विहीन बच्चों की खोज की जाए। ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं उन बच्चों की खोज होती है मीना मंच के द्वारा। बाल विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह पर इसमें चर्चा होती है कि छोटी एज में लड़कियों की शादी ना की जाए। आपको पता है हमारे देश में 18 साल की लड़की हो जाएगी तभी उसकी शादी करनी है, और 21 साल का लड़का हो जाएगा तभी उसकी शादी कर सकते हैं। तो ये जो बाल विवाह है 18 वर्ष से कम की कोई भी किशोरी उसकी शादी ना की जाए। यानी कि इस प्रकार से जो किशोरियां होती हैं जो मीना मंच में सक्रिय रूप से मीना मंच की सभाओं में आती हैं और वो अपनी बातों को रखती हैं, तो कहीं ना कहीं ये किशोरियां बहुत होशियार हो जाती हैं वह अपने अधिकारों के प्रति भी। तो बाल विवाह अगर कहीं होता भी है तो उसके बारे में निश्चित रूप से सूचित करती हैं अपने प्रधानाध्यापक को या अपने इस विद्यालय के अध्यापकों को आकर के बताती हैं, और यह अध्यापक की जिम्मेदारी है इसके बाद कि वह विद्यालय या उस ग्राम सभा में किसी भी प्रकार से बाल विवाह को रोके, और चाहे इसमें उनको पुलिस की भी मदद लेनी पड़े, क्योंकि बाल विवाह क्या है, अपराध है, और यह क्या है, इसमें सजा भी हो सकती है। इसके बाद देखिए दहेज प्रथा, इसके विषय में भी लड़कियों को बताया जाए और समझाया भी जाए, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा अभिशाप है हमारे समाज के लिए, ये भी कह सकते हैं हम, दहेज प्रथा। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य एवं सफाई। स्वास्थ्य एवं सफाई ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मीना मंच में। लड़कियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, लड़कियों को होने वाले शारीरिक परिवर्तनों और मानसिक परिवर्तन जो भी एक किशोरी के अंदर होते हैं उनके प्रति लड़कियों को जागरूक करना, साफ सफाई पर ध्यान देना, इसके बारे में प्रमुख रूप से बताया जाता है मीना मंच में। और यही हम लोग को ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति, लड़कियों की सफाई के प्रति, लड़कियों को सही प्रकार से भोजन मिले, उनको शुद्ध रूप से उनके खाने में सभी प्रकार के विटामिन हो, सभी प्रकार के मिनरल हो, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, ताकि हम लोग विद्यालय में जा करके मीना मंच के माध्यम से उन सभी बातों को हम पहुंचा पाए उन लड़कियों तक। फिर है लिंग भेद। लिंग भेद पर छोटी छोटी कविताएं, कहानियां बना करके हम पेश करते हैं उस बैठक में या लोगों के सामने कि लिंग भेद क्या है, यह भी अपराध ही है। इसके बाद देखिए अपने गांव हेतु शिक्षा योजना बनाना, यानी कि अपने गांव के लिए शिक्षा योजना बनाना। हमारे गांव में कोई भी अनपढ़ ना रहे या कोई भी अशिक्षित ना रहे, यह भी ये किशोरियां करती हैं मीना मंच के माध्यम से। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर पूरा आपदा प्रबंधन और मीना मंच के विषय में पढ़ लिया। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर छोड़ करके जाइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग वीडियो से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। और दोस्तों
आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट आप लोग देते रहिए टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर जा करके, तभी आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। सभी वीडियोस को हम लेकर के आते रहेंगे, आप सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।